अच्छा, अब इसी तरह ऑक्सीजन की तो ट्रांसपोर्ट हो गई कि आपने फेफड़ों में ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा था, उसकी वजह से एब्जॉर्ब कर ली। मसल्स में ऑक्सीजन का प्रेशर कम था, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज्यादा था, वहां पे टेम्परेचर ज्यादा था, उसकी वजह से आपने मसल्स में हीमोग्लोबिन रिलीज कर दी। अब दूसरी इंपॉर्टेंट गैस जिसको आपने ट्रांसपोर्ट करना है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड मोस्टली पानी के अंदर इजीली सॉल्युबल है। हमने बात की थी कि आप जो डिजोल्व करते हैं वो ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो आप पीते हैं पेप्सी वगैरह, तो उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व फॉर्म में वो जो बुलबुले निकल रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के हैं। तो वो पानी के अंदर डिजोल्व थे जब तक वो अंडर प्रेशर थी, या जब तक वो ठंडी थी। जब आप उसको खुले टेम्परेचर पे रख दें तो बुलबुले निकलते जाते हैं। आम टेम्परेचर के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा डिजोल्व नहीं होती। तो किसी हद तक वो पानी के अंदर सॉल्युबल है, तो वो आसानी के साथ, तो क्या होगा कि वो कार्बन डाइऑक्साइड सेल के इर्द गिर्द पानी मौजूद है उस पानी में चली जाएगी, और वहां उस पानी से वो ब्लड की कैपिलरीज के अंदर चली जाएगी। कैपिलरीज के अंदर प्लाज्मा है तो वो प्लाज्मा में डिजोल्व हो जाएगी। तो वो प्लाज्मा के अंदर एक तो इसी तरह ही मूव कर सकती है, यानी कि पानी के अंदर डिजोल्व, प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व फॉर्म में भी वो फेफड़ों तक जा सकती है। लेकिन तकरीबन 20% कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में जाती है। अब ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जब कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन आपस में जुड़ते हैं तो उसको हम कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो 20% कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में जाती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है अमीनो ग्रुप्स के साथ। अमीनो एसिड्स हैं, जाहिर है हीमोग्लोबिन के अमीनो एसिड्स हैं, तो उसके अमीनो ग्रुप के साथ जुड़ती हैं, और अट्रैक्शन की वजह से उसके साथ, मतलब अब प्रॉपर सीट पे नहीं बैठ के जाती, वो चिंची के पीछे लटक के या और किसी तरीके से बस के पीछे लटक के जाती हैं, सीट नहीं लेती हैं। ठीक है, सीट किसके लिए रिजर्व है? सीट ऑक्सीजन के लिए रिजर्व है, लेकिन फिर भी वो हीमोग्लोबिन के साथ कहीं ना कहीं लटक के आगे जा सकती है। 5% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लाज्मा प्रोटीन्स भी हैं, ब्लड के अंदर मुख्तलिफ तरह की प्रोटीन्स हैं, तो उनमें से किसी प्रोटीन के अमीनो ग्रुप के साथ जुड़ जाएंगी तो उससे लिफ्ट ले लेंगी। 70% के करीब बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में जाती हैं। बाइकार्बोनेट कहते हैं HCO3 आयन को, ये यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी आपस में मिलते हैं और कार्बोनिक एसिड बनता है। कार्बोनिक एसिड बनाने में हेल्प करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, पीछे भी हमने इसका तज़किरा पढ़ा। तो ये कार्बोनिक एसिड पानी के अंदर H पॉजिटिव अलहदा कर देता है और HCO3 नेगेटिव अलहदा हो जाता है, तो ये स्लाइटली एसिडिक हो जाता है। और ये कार्बोनिक एसिड या ये आयंस बेसिकली पानी के अंदर फिर फ्लो करते रहते हैं और फिर वापस जाएंगे फेफड़ों में, और वहां पे इनसे इसी प्रोसेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड वापस बनाई जाएगी। तो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में वो आयन की फॉर्म में जाता है, और रिएक्शन इजीली रिवर्सिबल है, तो फेफड़ों में उसका रिवर्स हो जाता है, दोबारा कार्बोनिक एसिड बनाएगा, उसमें से दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और वो लंग कैपिलरीज में से आपके फेफड़ों में चली जाएगी। कुछ अमाउंट अलबत्ता रेड ब्लड सेल्स भी लेकर जाते हैं पोटेशियम के साथ अटैच करके, और आर्टीरियल ब्लड के अंदर, यानी कि जो आपका फ्रेश ब्लड है वो भी 100% कार्बन डाइऑक्साइड से पाक नहीं होता। ठीक है, तो 100 ml ब्लड के अंदर तकरीबन 50 ml कार्बन डाइऑक्साइड होती है आर्टीरियल ब्लड में। ताज़ा ऑक्सीजन वाले ब्लड के अंदर भी यानी कि काफ़ी ज़्यादा मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद रहती है। वीनस ब्लड में उससे थोड़ी सी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, सिर्फ 4 ml एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं। यानी कि दिल से खून गया या फेफड़ों से फ्रेश खून आया दिल में, दिल से गया, जब वो मसल्स में गया तो सिर्फ 4 ml एक्स्ट्रा अपने साथ अटैच करके कार्बन डाइऑक्साइड लाया, वो फेफड़ों में 4 ml डाल देगा, बाकी 50 ml फिर भी जबरदस्ती उधर ही लटके रहेंगे, उन्होंने स्टॉप की भी परवाह नहीं करनी, उन्होंने आगे निकल जाना है। यानी कि जितना ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में ला रहा है, सारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकलती, सिर्फ 4 ml निकलती है, बाकी 50 ml फिर भी जुड़ी रहती है और वो वापस बॉडी में चली जाती है। तो 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड पर 100 ml ब्लड में रिलीज होती है, और वो 4 ml टिश्यूज से आती है और बॉडी से बाहर लंग्स के थ्रू भेजते रहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन। अच्छा, फिर एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे ये है
कि आपके ब्रीदिंग रेट को ऑक्सीजन की कमी कंट्रोल नहीं करती, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादती कंट्रोल करती है। ठीक है, अब असूली तौर पे क्या होना चाहिए कि आपकी बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत है, बॉडी में ऑक्सीजन कम हो जाए तो आपके सांस की रफ्तार ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन उससे कंट्रोल नहीं होती, बल्कि किससे कंट्रोल होती है? उल्टे काम से, कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जब ब्लड में ज्यादा होने लगे तब आपका ब्रीदिंग रेट ज्यादा होता है। ठीक है, तो वो आपका हाइपोथैलेमस महसूस कर सकता है कि ब्लड के अंदर कार्बोनिक एसिड की मिकदार ज्यादा हो गई है या कार्बोनेट आयंस बाइकार्बोनेट आयंस ज्यादा हो गए हैं, और उसकी वजह से फिर वो आपके ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करता है। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट की हमने बात की कि हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन मेन रेस्पिरेटरी पिगमेंट है और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डिफरेंट एनिमल्स के अंदर फिर डिफरेंट तरह के रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हमने चैप्टर नंबर 10 के अंदर देखे हुए हैं, और इन सब की खास बात ये है कि ये रिवर्सिबली ऑक्सीजन के साथ जुड़ सकते हैं, यानी कि फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएंगे, टिश्यूज में जाके ऑक्सीजन को रिलीज कर देंगे, दोबारा अलग हो जाएंगे। तो इनकी वजह से पानी, क्योंकि हमारा ब्लड पानी पे मुश्तमिल है ज्यादातर, तो वो पानी की ओवरऑल या ब्लड की ओवरऑल ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पे हमारे अंदर हीमोग्लोबिन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाई जाती है, और ये रफली 75 टाइम्स इंक्रीज कर देती है पानी की कैरिंग कैपेसिटी को, यानी कि जितनी ऑक्सीजन पानी के अंदर डिसॉल्व हो सकती है उससे 75 गुना ज्यादा हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड के अंदर डिसॉल्व हो सकती है। तो बहुत ज्यादा कैपेसिटी को इंक्रीज कर देती है। फिर इसी तरह एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, ऑक्सीजन को बाइंड करने वाला पिगमेंट है, इसको हम कहते हैं मायोग्लोबिन। मायो का वर्ड जहां पे भी आएगा उसका मतलब है मसल्स। तो ये मसल के अंदर ग्लोबुलर प्रोटीन है, इसके अंदर भी आयरन पाया जाता है, और इसी वजह से आपको गोश्त बोटियों का रंग कैसा नजर आता है? सुर्ख रंग नजर आता है, आयरन की वजह से। तो वो मायोग्लोबिन प्रोटीन है बेसिकली जिसका रंग सुर्ख होता है। तो आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, मसल फाइबर्स के अंदर पाई जाती है, इसको हम मसल हीमोग्लोबिन भी कहते हैं कि ये मसल के अंदर ऑक्सीजन को कैच करने का काम करती है। तो ये बेसिकली क्या करती है कि अब ये सेल का अपना एक मैग्नेट है, हर सेल ने, क्योंकि मसल सेल्स को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो हर सेल ने अपना अपना मैग्नेट बना के रखा हुआ है और वो पकड़ के बैठे हुए हैं। जैसे ही हीमोग्लोबिन गुजर रही है तो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन छीनने का काम सेल का मैग्नेट करता है, मायोग्लोबिन करती है। तो जब बाहर कैपिलरी में से ब्लड के मॉलिक्यूल वो ब्लड के सेल्स गुजर रहे होते हैं तो उन सेल से ऑक्सीजन को कैच कर लेती है। अब हीमोग्लोबिन हमारी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स पर मुश्तमिल थी, लेकिन मायोग्लोबिन सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन पर मुश्तमिल होती है। आयरन कंटेनिंग रिंग इसके अंदर भी पाया जाता है और ये एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का कैच कर सकती है। अब बाहर से जो हीमोग्लोबिन गुजर रही है, हीमोग्लोबिन एक हमने बात की कि वो ऑक्सीजन का मैग्नेट है। अब हीमोग्लोबिन ने अपना वो पकड़ा हुआ है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, अब आपने उससे छीनना है, तो आपने जो मैग्नेट रखना है वो ज्यादा ताकतवर होना चाहिए या कम ताकतवर होना चाहिए? ज्यादा ताकतवर होना चाहिए। तो इस वजह से ये मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन की निस्बत ज्यादा ताकतवर मैग्नेट होता है। हर मसल सेल ने लगाया हुआ है तो वो जबरदस्ती हीमोग्लोबिन से छीनता जाता है, तो ये हायर बाइंडिंग कैपेसिटी रखता है ऑक्सीजन के साथ। अच्छा, जब आप मुकम्मल तौर पे अपने फेफड़े फुला लें, फुल जोर लगा के कितना फुला सकते हैं उतना फुला लें, तो मैक्सिमम आपकी फेफड़ों में हवा भरने की कैपेसिटी है 5 लीटर। आप 5 लीटर हवा अपने फेफड़ों के अंदर भर सकते हैं। जिस वक्त आप रेस्ट में हो या आप सो रहे हो, रेस्ट से मुराद है कि आप आराम से बैठे हुए हैं या बिल्कुल ही आपकी तवज्जो नहीं है, आप बिल्कुल सोए हुए हैं, तो ऐसी सूरत में आप सिर्फ आधा लीटर एक्सचेंज कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि वो नॉर्मल जो आपकी ब्रीदिंग है, आराम आराम से आप सांस ले रहे हैं, तो उस दौरान में आप आधा लीटर बाहर निकालते हैं, फिर आधा लीटर दोबारा से खींच लेते हैं सांस। तो एक्सरसाइज के दौरान अब क्या होता है कि आपकी सांस एक तो ज्यादा तेज चलने लगती है, कि आप ग्राउंड के 2 चक्कर लगा के आएंगे तो क्या होगा कि सांस एक तो आपकी तेज चलने लगेगी, दूसरा ये होगा कि आप गहरे गहरे लंबे लंबे सांस ले रहे होंगे। तो उसकी वजह से जो एक्सचेंज हो रहा है, यानी कि मसल ज्यादा जोर लगा रहे हैं,
बिल्कुल उसको पुश करते हैं फेफड़ों को जितना मैक्सिमम वो कर सकते हैं, और उसकी वजह से पूरे 5 लीटर फिर भी बाहर नहीं निकलते। 3.5 लीटर तक आप बाहर निकाल सकते हैं, 3.5 लीटर हवा बाहर निकाल सकते हैं, बिल्कुल फेफड़ों को पिचका नहीं सकते आपके सारा ही अंदर से जो है वो बाहर निकल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो 1.5 लीटर जो हवा भरी हुई है फेफड़ों में, उसको बाहर नहीं निकाला जा सकता चाहे आप जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर लें। तो नॉर्मल रेट आपका सांस लेने का 15 से 20 टाइम्स पर मिनट है, लेकिन एक्सरसाइज के दौरान ये रेट बढ़ जाता है, 30 टाइम्स पर मिनट तक हो जाता है। आपकी सांस लेने की रफ्तार भी तेज हो जाती है, डबल हो जाती है ऑलमोस्ट, और सांस की डेप्थ भी बढ़ जाती है कि आप गहरे सांस लेने लगते हैं, जिसकी वजह से आप ज्यादा ऑक्सीजन इंपोर्ट कर सकते हैं और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको चार्ट दिखाया हुआ है, इनहेल्ड और एक्सहेल्ड एयर में डिफरेंट गैसेस का कंपैरिजन किया हुआ है। तो नाइट्रोजन हवा में तकरीबन 80% 79% होती है, तो जब आप सांस अंदर लेके जाते हैं तो जो सांस आप लेके जा रहे हैं उसमें 79% एयर है, जो बाहर निकाल रहे हैं उसमें 79% नाइट्रोजन है। तो इसका मतलब है कि नाइट्रोजन आपने इस्तेमाल नहीं की। उसके मुकाबले में वाटर वेपर्स हैं तो वो वेरिएबल है कि अगर मौसम खुश्क है तो हवा में जिस वक्त आप सांस ले रहे हैं तो हवा में बिल्कुल भी वाटर वेपर नहीं होंगे, जब आप सांस बाहर निकालेंगे तो कुछ ना कुछ वाटर वेपर्स होंगे उसमें। अच्छा, लेकिन उसके मुकाबले में हब्स वाला मौसम होगा तो इर्द गिर्द बहुत ज्यादा वाटर वेपर्स हैं, हवा के अंदर वो पानी में नमी है, और जब आप सांस लेंगे तो काफी सारे पानी अंदर जाएगा, और जब आप सांस बाहर निकालेंगे तो भी कुछ ना कुछ वाटर वेपर बाहर निकलने हैं। तो वो वेरिएबल है कि किसी कंडीशन में ज्यादा है, किसी कंडीशन में कम है। कार्बन डाइऑक्साइड जो आप इनहेल करते हैं, हवा जो इनहेल करते हैं उसमें 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कि 1% से भी कम है, लेकिन जब आप बाहर निकालते हैं तो 4% कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, तो काफी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आपने बाहर निकाली है। इसी तरह जो ऑक्सीजन जब आप सांस लेते हैं तो उस हवा में 21% ऑक्सीजन है, लेकिन जब आप सांस बाहर निकालते हैं तो उसमें तकरीबन 16% ऑक्सीजन है, यानी कि आपने 5% ऑक्सीजन इस्तेमाल कर ली उसमें से। तो ओवरऑल बहुत बड़ा कोई मेजर फर्क नहीं आता उस हवा के अंदर, यानी कि वो 4% का 5% का फर्क भी कोई बहुत ज्यादा तो नहीं है, 100 में से 5 का फर्क है सिर्फ। तो कंपोजिशन ऑफ एयर को बहुत ज्यादा चेंज नहीं होती, थोड़ी सी आप ऑक्सीजन रख लेते हैं, थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड डाल देते हैं, लेकिन उसके बावजूद मुसलसल ले रहे हैं तो वो मतलब काफी ज्यादा वक्त लगा के अब काफी सारी चेंज कर सकते हैं।